एवरीवन वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज की अपनी जो है वो लास्ट क्लास है एचपीएससी पीजीटी सब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट सीरीज की। और आइए इसमें जो अपने जो रिमेनिंग टॉपिक रह गए हैं एक एक दो दो वो कर लेते हैं कंप्लीट आज। तो पहला एक तो अपना टॉपिक रहता था सर कंपनसेशन के रिगार्डिंग। तो व्हाट इज कंपनसेशन, क्या होता है, इसकी नेचर, ऑब्जेक्टिव, फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं कंपनसेशन को, वो सारा ही पढ़ लेते हैं। पहला दिया गया है सॉरी, कंपनसेशन रिप्रेजेंट बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक रिवार्ड, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल रिवार्ड दोनों को कंपनसेशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। जहाँ तक कब बात है इंटरनल रिवार्ड की, इसके अंदर हम प्रेज, रिकॉग्निशन यानी कि मान्यता देना, प्राइड, गौरव अनुभव करवाना उसके काम का एक एम्प्लॉयज़ को। एक्सटर्नल के अंदर क्या होता है, जैसे कि सैलरी वगैरह देना, प्रमोशन वगैरह, इंसेंटिव, बेनिफिट वगैरह। और जो ये कंपनसेशन क्या होता है सर, एम्प्लॉयज़ रिसीव फ्रॉम परफॉर्मिंग देयर जॉब। एक एम्प्लॉय जो अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए, अपनी ड्यूटी करने के बदले में उसको जो मिलता है उसको कंपनसेशन के नाम से हम जानते हैं। टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द टैलेंट, टैलेंट को अट्रैक्ट करना, पहले तो उसको अपने बिजनेस के अंदर लेके आना और फिर इसको रिटेन बना के रखना, ये क्या कहलाता है, यही तो कंपनसेशन के का मूल पॉइंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कीप द लेबर कॉस्ट कंट्रोल। अपने टैलेंट को बनाने के चक्कर में ये नहीं है कि उसको इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक रिवार्ड ज़्यादा दे दे, बल्कि ये भी ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो लेबर कॉस्ट है वो कंट्रोल में रहे। तो दोनों के बीच बैलेंस करके यहाँ पर चलना पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंपनसेशन के बारे में, तो कंपनसेशन इज व्हाट एम्प्लॉयज रिसीव। एक एम्प्लॉयज क्या रिसीव करता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड हो, यानी कि रुपए में हो या फिर कोई आइटम काइंड्स में हो, परक्यूजिट जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स में, उस फॉर्म में हो सकता है। तो कंपनसेशन इज व्हाट एम्प्लॉयज रिसीव इन एक्सचेंज ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक एम्प्लॉयज ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, जो काम किया है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके बदले में उसको जो कुछ भी मिलता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल हो, उसको कंपनसेशन की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करते हैं। फाइनेंशियल रिवार्ड के अंदर हम वेजेज, बोनस, पेंशन, जो लीव छुट्टी की जो उसकी सैलरी है वो वगैरह दे सकते हैं। और नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड के अंदर हम उसको मेकिंग जो मोर अट्रैक्टिव, उसको कैबिन दे दिया, उसको पार्किंग अलॉट कर दिया, ठीक है, फिक्स कर दी उसकी पार्किंग की प्लेस। तो इस टाइप से नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी उसको दिया जा सकता है, ठीक है। तो एम्प्लॉइज वेरी ग्रेटली ऑन व्हाट टाइप दे फाइंड डिजायरेबल, ठीक है। हर किसी के लिए ये अलग अलग मैटर करता है, एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक रिवार्ड अलग अलग हो सकता है। तो ये कंपनसेशन के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा। अब बात करते हैं इसकी नेचर के बारे में कि नेचर ऑफ कंपनसेशन में क्या क्या इंक्लूड करते हैं। इसमें दो तरह के हम इंक्लूड करेंगे, एक करेंगे डायरेक्ट बेनिफिट क्या होते हैं, एक इनडायरेक्ट बेनिफिट। तो बेसिक पे और वेरिएबल पे को हम डायरेक्ट बेनिफिट की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करते हैं, और जो बेनिफिट बच गया उसको हम इनडायरेक्ट बेनिफिट की कैटेगरी के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। अगर हम बात करें बेसिक पे की, तो ये बेस्ड होती है सर टाइम स्पेंड। एक एम्प्लॉयज ने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टाइम स्पेंड किया है उसके बेस पर जो उसको मिलता है उसको बेसिक पे बोलते हैं। और वेरिएबल पे के अंदर क्या होता है कि जो वो किसी काम को करने में जो एफिशिएंसी, जो यूटिलाइजेशन करता है, जो एनर्जी इन्वेस्ट करता है, वो क्या कहलाता है, वेरिएबल पे। ये डिपेंड करता है वेरिएबल पे सॉरी, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस पर। यानी कि बेसिक पे डिपेंड करता है टाइम पर, कितना स्पेंड किया उसने एक एम्प्लॉयज ने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वेरिएबल पे डिपेंड करता है एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस पर, उसने काम कितना किया। और बेनिफिट जो ये इनडायरेक्ट रिवार्ड होता है एक टाइप से, ये उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के कारण उसको मिलता है, ठीक है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, कोई भी अगर मान ले किसी लाइक जिंदल कंपनी लगा लो, उसके अंदर जो भी इंप्लॉयज उसका हेल्थ इंश्योरेंस फ्री है, उनके बच्चों की एजुकेशन फ्री है, तो इस टाइप से आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद आता है कंपनसेशन मैनेजमेंट वर्ड, एक वाइडर वर्ड होता है। मैनेजमेंट का काम क्या होता है सर, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, एडमिनिस्ट्रेट करना। तो अगर कंपनसेशन के रिगार्डिंग कोई पॉलिसी वगैरह बनाई जाती है तो कंपनसेशन मैनेजमेंट के दायरे के अंदर आ जाती है, आप ऐसे बोल सकते हो। और प्राइमरी पर्पज क्या होता है कंपनसेशन मैनेजमेंट का, टू इंश्योर एन इक्विटेबल पे स्ट्रक्चर, यानी कि हर किसी को बराबर सैलरी मिले उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग, आप ऐसे बोल सकते हो, बेस्ड ऑन एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस के बेस पर या क्वालिफिकेशन के बेस पर। तो ये था अपना नेचर के रिगार्डिंग। आइए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कंपनसेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो कंपनसेशन के ऑब्जेक्टिव का मेन मोटिव होता है सर, जो पे सिस्टम होता है वो फेयर या इक्विटेबल होना चाहिए, हर किसी को बराबर पे मिलनी चाहिए पोस्ट वाइज। ये तीन डायमेंशन इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। इक्विटी का मतलब एक होता है इंटरनल इक्विटी, एक एक्सटर्नल इक्विटी और एक इंडिविजुअल इक्विटी। इंटरनल इक्विटी मतलब मोर डिफिकल्ट जॉब, जितनी डिफिकल्ट जॉब होगी उतना ही ज़्यादा उसको पे करना चाहिए।
एक एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। और एक्सटर्नल का मतलब होता है जो मार्केट रेट चल रहा है ना, अदर इंस्टीट्यूशन कितना दे रहे हैं उतना आपको देना चाहिए। इंटरनल इक्विटी का मतलब होता है इक्वल पे टू इक्वल वर्क। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के 10 एम्प्लॉयज़ अच्छा काम करें, एक सा काम करें, 10 को इक्वल पे देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई रिश्तेदार उसको काम कम करवा के ज़्यादा पेमेंट कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कंपनसेशन लेवल। कंपनसेशन लेवल को कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो इफेक्ट करते हैं, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रह गया। तो पहला आता है सर जॉब नीड। क्या आता है? जॉब नीड। कुछ जॉब ऐसी होती है, सम जॉब्स नीड हाई स्किल, हाई लेवल ऑफ स्किल एंड नॉलेज। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए स्किल्ड पर्सन चाहिए, नो डाउट वहां पर क्या होगा सर, वहां पर सैलरी ज़्यादा होगी। और कुछ काम ऐसे होते हैं जहां पर स्किल्ड लेबर ना हो, अनपढ़ लेबर हो तो भी चल जाएगा, वहां पर उनकी सैलरी क्या होगी, कम होगी। यानी कि मेंटल जो वर्क करते हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होती है, फिजिकल जो वर्क करते हैं उनकी सैलरी कम होती है। फिर आता है सैलरी या वेजेस बोल लो। एबिलिटी टू पे, अगर फर्म पे करना, अगर कोई एमएनसी कंपनी है वो ज़्यादा पे कर सकती है तो हायर वेजेज होगी वहाँ के एम्प्लॉयज़ की। अगर कोई फर्म ऐसी है जो डोमेस्टिक है या फिर वो कम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उसकी क्या होगी, उन वहाँ पर जो काम कर रहे लोगों की वेजेज भी क्या होगी, कम होगी। कॉस्ट ऑफ लिविंग, आजकल जो कंज्यूमर जो यूनियन बनाई गई है, ट्रेड यूनियन वगैरह बनाई गई है, वो जो वर्कर की पेमेंट है ना उसको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से जोड़ के देखे। जैसे हमने बोला महंगाई बता, 7 पे कमीशन मिलना चाहिए, आपने देखा होता नारे वगैरह लगाते हैं सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, तो उससे कनेक्ट कर दिया है। तो नो डाउट कि जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कंज्यूमर का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बढ़ेगा तो उनकी सैलरी भी बढ़ेगी। प्रिवेलिंग वेज रेट, मार्केट में क्या रेट चल रहा है, ठीक है, तो मार्केट के रेट के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। यूनियन, अगर कहीं पर यूनियन का दबदबा ज़्यादा है तो वो मैनेजमेंट पर प्रेशर डालकर वर्कर की सैलरी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी, प्राइवेट में होता है खास कर ये, वर्कर वेज आर लिंक टू देयर प्रोडक्टिविटी। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में क्या है सर, जितना ज़्यादा जो व्यक्ति काम करेगा उसकी सैलरी उतनी ही ज़्यादा होगी। स्टेट रेगुलेशन कई बार क्या करती हैं, जैसे कि फ्रिंग बेनिफिट एक्ट जो है 2006 है, या फिर से वेजेज एक्ट है, तो ये जो स्टेट के एक्ट बनाए गए इसके अकॉर्डिंग मिनिमम वेजेज पेमेंट करनी पड़ती है। अब आप बोलो सर मिनिमम वेजेज क्या होती है, वो नेक्स्ट टॉपिक में अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट आता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। जहां पर लेबर की डिमांड ज़्यादा है वहां पर उनकी सैलरी कम, और जहां पर सप्लाई ज़्यादा है लेबर की वहां पर उसकी सैलरी कम होगी, और जहां पर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, वहां पर उनकी सैलरी ज़्यादा होगी। यानी कि इजीली अवेलेबल मिल गया लेबर तो कौन उसको पैसे देगा भाई, अगर लेबर मिलेगा ही नहीं तो उसको जिस भी रेट पे वो बोलेगा लेके जाना पड़ेगा। अब कुछ राइट डाउन, कुछ नोट लिखने हैं आपको मिनिमम वेजेज पर, फेयर वेजेज पर और लिविंग वेजेज पर। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम वेजेज क्या होती है। मिनिमम वेजेज वो होती है जो पे करनी कंपलसरी है, मस्ट है, चाहे कंपनी छोटी हो बड़ी हो, प्रॉफिट कमाए ना कमाए, लेकिन इतना पैसा तो आपको लेबर को देना ही देना पड़ेगा। ये खुली मिनिमम वेजेज होती है, मतलब बिल्कुल साफ साफ होता है। क्या क्या इंक्लूड करते हैं मिनिमम वेजेज में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप बोल सकते हो। तो जो मिनिमम वेजेज में इंक्लूड किया जाता है वो सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे किस चीज़ को सर, सबसे पहले हम करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग क्लास फैमिली। यानी कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली को उठाएंगे और उसका जो खर्चा है वो काउंट करके यहाँ पर लिखेंगे। उस मिडिल क्लास में 4 लोग इंक्लूड करते हैं, एक तो कमाने वाला और 3 खाने वाले जी, ठीक है, जिसके अंदर वाइफ भी आ जाती है, चिल्ड्रन आ जाते हैं, एडोलसेंट आ जाते हैं। फिर सेकंड वन आता है जी, यहाँ पर तो हमने बात कर दिया सर, एक फैमिली को ले लिया। अब उस फैमिली को भूख भी लगेगी बेचारी को, तो मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट कितनी है। डॉक्टर आप बोल सकते हो कि एक्रोइड के अकॉर्डिंग एवरेज जो कैलोरी है वो सेट की गई है, मॉडरेट कितनी होनी चाहिए। और थर्ड नंबर पे आता है फिर सर खा लिया, खाने के बाद कपड़े की रिक्वायरमेंट होती है। इसने बोला सर एक फैमिली में 4 मेंबर होते हैं, एक मेंबर को 18 यार्ड पर एनम कपड़ा चाहिए, तो टोटल 72 यार्ड कपड़ा होना चाहिए उनके पास, क्लॉथ होना चाहिए। अब अपने फैमिली डिसाइड कर दी, उसका खाना डिसाइड कर दिया, कपड़े डिसाइड कर दिए, सर अब रहने के लिए जगह भी तो दे दो बेचारे को। तो रिस्पेक्ट ऑफ हाउसिंग, तो जो भी गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम के अकॉर्डिंग जो रेट है मिनिमम, उतनी वेज तो उसको मिलनी चाहिए ताकि वो घर किराए पे लेके रह सके। अब किराए पे घर लिया है तो सर लाइटिंग वगैरह खर्चा भी होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा सर। तो जो फ्यूल लाइटिंग है उसका जो मिनिमम वेजेज का 20% फिक्स कर दिया गया है, तो ये खर्चा। तो इन सब का अगर हम टोटल करते हैं पांचों पॉइंटों का, कौन कौन से सर, एक स्टैंडर्ड फैमिली के लिए क्या खर्चा होगा, ठीक है, एक कमाने वाला 3 खाने वाले होते हैं स्टैंडर्ड फैमिली में। अब उसके अकॉर्डिंग उसके फूड की, क्लॉथ की, रहने की, ठीक है, उसके बाद लाइटिंग वगैरह की, ये सारे खर्चे जोड़ देंगे तो वो मिनिमम वेजेज में आ जाते हैं। अब मिनिमम वेजेज से ऊपर जो आता है उसको हम फेयर वेजेज के नाम से जाना चाहिए। अबो एंड अब उसके अबो होती है मिनिमम वेजेज से, तो जो फेयर वेजेज एक्ट 1948 भी बनाया गया है। फेयर वेजेज के अंदर फेयर वेजेज को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, या आप ये मान सकते हो कि ऐसे कौन से एलिमेंट है जिसको हम टोटल करके फेयर वेजेज निकालते हैं। सबसे पहला आता है प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर,
लेबर की प्रोडक्टिविटी के रिगार्डिंग आता है, जो प्रीवियज रेट चल रही है मार्केट में या अदर ऑर्गेनाइजेशन में वो उसको देनी चाहिए। फिर इसके बाद नेशन की इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, भाई कुछ ही लोगों के हाथों में या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। प्ले इंडस्ट्री का प्लेस कैसे है, गाँव में है तो कम चल जाएगी, लेकिन अर्बन शहरों में भी कोई इंडस्ट्री है वो गाँव जितनी 200-300 रुपये थोड़ी दे देगा, वहाँ पर तो लिविंग जो कॉस्ट है वही ज़्यादा है। ठीक है, एम्प्लॉयर की कैपेसिटी कितनी पे की, ये सभी देखा जाता है फेयर वेजेज के नाम पर। फिर आता है लिविंग वेजेज, ये आप ये बोल सकते हो कि मिनिमम वेजेज प्लस फेयर वेजेज को हम आगे लिविंग वेजेज के नाम से भी जाना जाता है। लिविंग वेजेज जो क्या होती है, ये लिविंग वेजेज द हाईएस्ट अमंग द 3। इस लिविंग वेजेज में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, बेसिक एम्यूनिटी ऑफ द लाइफ, सुख सुविधाएं जो एक रहने के लिए जरूरी है। एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर, काम करने पर उसमें फुल सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, इतनी वेजेज उसको दो जितना काम करवाया है। और सेटिस्फाई द सोशल नीड, सोसाइटी के नीड जैसे कि मेडिकल, एजुकेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सारा सिस्टम उनको मिलना चाहिए। तो लिविंग वेजेज एक डायनामिक कंसेप्ट है सर, विच ग्रो ए लाइन विद द ग्रोथ ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। जैसे जैसे कि देश की इकोनॉमी बढ़ती है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी लिविंग वेजेज भी बढ़ती चली जाती है। हो जाएगा। इंडिया के अंदर रहने वाले की लिविंग वेजेज कम होगी, अमेरिका के अंदर रहने वाले लोगों की लिविंग वेजेज ज़्यादा होगी। इसलिए तो लोग क्या है, कनाडा भागते हैं ना, विदेशों में भागते हैं, इसलिए भागते हैं क्योंकि वहाँ पर लिविंग वेजेज इतनी ज़्यादा है कि अपने यहाँ पर ए क्लास ऑफिसर की सैलरी होगी। नेक्स्ट बनाता है कंपनसेशन के बाद एक अपना पॉइंट टॉपिक रहता है सर सिलेक्शन के ऊपर। तो सिलेक्शन के अंदर इसकी प्रोसेस पूछी जा सकती है, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो हम करेंगे। सिलेक्शन का मतलब होता है सर एक एम्प्लॉयज़ को हायर करने की प्रोसेस को। आप एम्प्लॉयज़ का पहले इंटरव्यू वगैरह लेते हो, फिर उसको शॉर्ट लिस्ट करते हो, फिर उसका सिलेक्शन करते हो। और सिलेक्शन एक आप बोल सकते हो कि नेगेटिव प्रोसेस होती है, कि इसमें एप्लीकेंट की आप छट नहीं करते हो, जबकि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो उसके सेलेक्टेड किए गए एम्प्लॉयज के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए सिलेक्शन की प्रोसेस को थोड़ा सा ध्यान में रखकर ही काम करना चाहिए। आइए, सिलेक्शन की प्रोसेस को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। पहला आता है सर एप्लीकेशन आएंगे। सबसे पहले क्या करेगा, एक कंपनी जो है वो अनाउंसमेंट करेगी कि उन्होंने इतनी जॉब निकाली है, जैसे एचपीएससी के रिगार्डिंग जॉब निकाल दी कि 180 पोस्ट होगी, वैसे ही आपकी एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स के रिगार्डिंग इतनी पोस्ट है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन निकालेगा, हम फिर आप लोग अप्लाई करोगे, फिर उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग के नाम पर कोई टेस्ट वगैरह ले जा सकता है, या फिर कोई इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करवाने का एक प्रोसीजर हो सकता है, कोई अलग टेक्निक हो सकती है। फिर आपका टेस्ट, जैसे हमने अभी टेस्ट देखा है आपका एचपीएससी पीजीटी का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एमसीक्यू का दिया है, अब सब्जेक्टिव का देंगे, ये स्क्रीनिंग के अंदर आ जाते हैं। फिर स्क्रीनिंग के बाद क्या होता है सर, स्क्रीनिंग के बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में थोड़ा उससे आपसे क्या पूछेगा, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पूछ सकता है, आपके रिगार्डिंग पूछ सकता है, हरियाणा के रिगार्डिंग पूछ सकता है, नेशन के रिगार्डिंग पूछ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि क्या आप सोशलेबल हो, क्या आप बोल पाओगे बच्चों के सामने क्लास में जाके, तो ये इंटरव्यू में चेक आउट किया जाता है। फिर आता है जी असेसमेंट के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। अब आपने एक एम्प्लॉयज को ज्वाइन करवा लिया, अब आप उसको असेस करते हो। असेस का मतलब कैंडिडेट जो है चेक करते हो क्या वो काम सही से कर रहा है नहीं है, उसका इंटरेस्ट है भी या नहीं है, आप ऐसे बोल सकते हैं ना। यानी कि काम अभी तक उसको जॉब ऑफर नहीं की। असेसमेंट का मतलब होता है कि उसकी तहकीकात करना, क्या उसने जो सारी चीज़ें दी है वो एक्यूरेटली है या नहीं है। इंटरव्यू के बाद वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया ना, या इंटरव्यू से पहले ही बुला लेते हैं, वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं, फिर आपका इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू के बाद एक लिस्ट आउट निकालते हैं कि हाँ जी ये कैंडिडेट है, दोबारा से फिर वेरिफिकेशन के लिए बुला सकते हैं आपको। इस टाइप से मोर एक्यूरेट आप बोल सकते हो कि कैंडिडेट को चूज किया जाता है। फिर रेफरेंस है उस कैंडिडेट से रिगार्डिंग सारे डॉक्यूमेंट, जैसे मान लें कि आपका सिलेक्शन हो गया ना, तो जैसे लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो उसके बाद क्या है कि आप जैसे इंटरव्यू देके आओ, उसके बाद जो जिसका सिलेक्शन करेंगे तो सिलेक्शन करने के बाद तो फ़ोन कर करके भी पूछते हैं, हाँ भाई क्या इन्होंने केयूके से ये डिग्री पास की है या नहीं की है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। और फिर उसके रिगार्डिंग डिसीजन लिया जाता है कि हम उसको ज्वाइन करवाएं या ना करवाएं। और एक बार अगर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यस हो, एचपीएससी ये बोल देती ठीक है भाई मिस्टर ए को ज्वाइन करवा दिया जाए, तो फिर वो मिस्टर ए के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जॉब लेटर को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया जॉब लेटर, जॉब ऑफर, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट। जब भी आप जॉब लगोगे तो देखना उसके ऊपर लिखा होता है कि 24 आवर्स की आपकी जॉब है, यानी कि 24 घंटे, बिल्कुल सही सुना है, 24 घंटे की आपकी जॉब है, और कभी भी सरकार बुला सकती है और कहीं पर भी पोस्टिंग कर सकती है। आपको टीचर रख के आपको, और जैसे कोरोना काल में शमशान घाट में ड्यूटी लगवाई थी ना, वैसे भी लगवा सकती है, आप मना नहीं कर सकते। फिर आता है जी टाइप ऑफ सिलेक्शन की प्रोसेस। सिलेक्शन की प्रोसेस के क्या क्या टाइप्स, किस किस टाइप से आप सिलेक्शन करवा सकते हो, ले सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी हो सकता है, या फिर आपका जो सीवी था, ठीक है, जो आपका रिज्यूमे था उसको भी लेके रख सकते हैं। ऑनलाइन स्क्रीनिंग हो सकती है, और इंटरव्यू वगैरह लिया जा सकता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया जा सकता है, एबिलिटी एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। प्रेजेंटेशन आपसे ली जा सकती है, आप कहीं भी स्कूल कॉलेजों में जाते हो तो प्रेजेंटेशन वो बोलते हैं क्लास में जाके बोल के आप पहले फिर देखेंगे। ग्रुप
इंटरव्यू हो सकता है, ग्रुप एक्सरसाइज करवाई जा सकती है, असेसमेंट सेंटर होता है, रेफरेंस वगैरह चेक किए जा सकते हैं। ये कुछ टाइप दे रखे हैं। अब आता है जी इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है? राइट कैंडिडेट सेलेक्ट करना, किसी भी कंपनी के अंदर आप बोल सकते हो, और टैलेंटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने भाई भतीजावा से रिश्तेदारी से किसी को पैसे ले दे के रख लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। टैलेंटेड ही जब आप एम्प्लॉयज़ रखोगे तभी ग्रो करेगा सर। और अवॉइडिंग फॉल्स या नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को या कैंडिडेट को अवॉइड करना। ठीक है, तो हमने एक टॉपिक किया आपका कंपनसेशन के रिगार्डिंग, सेकंड टॉपिक किया हमने सिलेक्शन के रिगार्डिंग, और थर्ड छोटा सा अपना टॉपिक बचा हुआ था एक क्या, चॉइस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की चॉइस कौन कौन सी है। ठीक है, यानी कि आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करते टाइम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं। आइए पढ़ते हैं जी। सबसे पहला दिया गया है क्या, कॉस्ट एंड ईज। भाई कॉस्ट, अगर आप ये चाहते हो बिजनेस सेलेक्ट करें, सर मेरी कॉस्ट कम आए और कोई रूल रेगुलेशन ज़्यादा ना, फॉर्मेलिटी मेरे को ज़्यादा नहीं करनी, तो एक काम करो जी, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस की फॉर्म का आप सिलेक्शन कर लो, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में कॉस्ट भी कम आती है और कोई लीगल फॉर्मेलिटी भी नहीं होती। लेकिन अगर लीगल फॉर्मेलिटी और कॉस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर कंपनी ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, कॉस्ट कम लगे और ज़्यादा रूल रेगुलेशन ना हो, तो उसके लिए कौन सा फॉर्म जो है बिजनेस की बेटर होती है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप। तो जो बेटर होगी मैं उसको टिक करता जाऊँगा। ठीक है, लाइबिलिटी कंपनी के अंदर लिमिटेड होती है सर, इसलिए कंपनी बेस्ट होती है, बाकी सभी में अनलिमिटेड होगी। कंटिन्यू, सर कंपनी के अंदर किसी एक के जाने आने से फ़र्क नहीं पड़ता, और जबकि बाकी सभी जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप अकेला ही होता है बेचारा, उसमें क्या होगा, उसकी डेथ होगी तो सिस्टम खत्म हो जाएगा। फिर आता है जी मैनेजमेंट एबिलिटी। अगर आपको ज़्यादा स्किल्ड लेबर नहीं चाहिए, मतलब आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, ज़्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं, आप ऐसा बिजनेस करना चाहते हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप अपना सकते हो। लेकिन अगर आपको स्किल्ड प्रोफेशनल चाहिए तो फिर आप कंपनी की फॉर्म का चूज करो। कैपिटल कंसिडरेशन के रिगार्डिंग, पैसा ज़्यादा चाहिए तो कैपिटल, वरना सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप। डिग्री ऑफ कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप, ज़्यादा कंट्रोल, कम कंट्रोल रखना है तो पार्टनरशिप, और भी कम कंट्रोल रखना है तो कंपनी। नेचर ऑफ बिजनेस, आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है। ठीक है, अगर आप कस्टमर से डायरेक्ट लिंक करना है, इफ द ओनर ऑफ द बिजनेस वांट टू द पर्सनल कॉन्टैक्ट करना चाहता है कस्टमर से, तो सोल प्रोप्राइटरशिप को अपनाइएगा। और अगर आप पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते कस्टमर से, तो आप फिर कंपनी को एक्सेप्ट कर सकते हो। अब आता है डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इसको SSI के नाम से जाना जाता है, या फिर SSI या RSI के नाम से हम शॉर्ट फॉर्म जान सकते हैं। ठीक है, फ़र्क क्या होता है जी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर, इसकी जो आप बोल सकते हो कि टोटल इन्वेस्टमेंट होती है, जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो होती है स्मॉल स्केल में, वो लेस देन 1 करोड़ होती है। क्या होती है? लेस देन 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ तक का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आता है, वरना लार्ज में काउंट करते हैं। ठीक है, आइएगा रीड आउट कर लेते हैं एक बार जल्दी सी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है? जो एक लिमिट डिफाइन की गई गवर्नमेंट ने, अगर वहां तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है, यानी कि 1 करोड़ तक, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। अगर जो गवर्नमेंट ने लिमिट डिसाइड कर रखी है उससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करती है तो वो लार्ज में आ जाएगी, यानी कि शॉर्ट की लिमिट डिसाइड है, लार्ज अपने आप बन जाती है। फिर आता है इसके बाद इंडस्ट्री टाइप। शॉर्ट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है वो लेबर इंटेंसिव होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज नहीं किया जाता, जबकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो कैपिटल इंसेंटिव मशीनों का ज़्यादा यूज करते हैं। जियोग्राफिकल एरिया, सर ये छोटे एरिया में कवर करती है स्मॉल स्केल, किसी टाउन में, कस्बे में, सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में, बस इतना ही। जबकि लार्ज स्केल जो इंडस्ट्री होती है वो मल्टीनेशनल भी हो सकती है, तो ये लार्ज एरिया जियोग्राफिकल जो एरिया है लार्ज कवर करती है। स्किल रिक्वायर्ड, स्मॉल स्केल में ना के बराबर या फिर सेमी स्किल्ड लेबर चल जाएगा, जबकि लार्ज स्केल में जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर हाईली स्किल्ड लेबर चलती हैं। आईटी सेक्टर के अंदर हम बात करते हैं। टेक्नोलॉजी का, इसमें इंडिजियस जो इंडिया में बनी वो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे स्मॉल में। और स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है वर्ल्ड के अंदर कहीं भी जो बेस्ट मशीनरी मिलेगी ना वहाँ से उठा लाएंगे, चाहे इंडियन कंपनी हो चाहे कहीं की कंपनी हो, तो उसको स्टेट ऑफ द आर्ट बोला जाता है टेक्नोलॉजी। फिर आता है रॉ मटेरियल, इसमें लोकल सप्लायर होता है, इसमें जहाँ से बेस्ट मिलेगा वहीं से रॉ मटेरियल हम ले लेंगे, यहाँ तक कि आउटसाइडर विदेशों से भी मटेरियल रॉ मटेरियल मंगाया जा सकता है। नेक्स्ट वन बात करते हैं सर ऑब्जेक्टिव का, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, और जबकि कंज्यूमर गुड्स को बनाना लार्ज स्केल इंडस्ट्री का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है जी, क्वेश्चन नंबर 6, और आज का है अपना लास्ट क्वेश्चन। छोटे छोटे पॉइंट मैंने पहले बताया था कि बचे हुए थे, तो ये लास्ट टॉपिक अपना है। देखिए क्या कुछ बोल रखा है इसके अंदर। एक्सप्लेन द असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट क्या हेल्प करती है स्मॉल स्केल सेक्टर को। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया सर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए। तो गवर्नमेंट ने
खासकर गाँव के अंदर जो इंडस्ट्री है, चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्री हो, उसको प्रमोट करने के लिए उसको बहुत सारी सब्सिडी देती है, ठीक है, उसको पैसे प्रोवाइड करती है, उसको स्मॉल बजट प्रोवाइड करती है। बैंकों को बोलते, खासकर कमर्शियल बैंक जो होते हैं ना, ये इंडस्ट्री को इतना बड़ा लोन नहीं देते, लेकिन 3 से 5 साल के लिए बैंकों को अलाउ कर दिया कि आप डायरेक्ट लोन दे दो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। तो गवर्नमेंट के क्या क्या रूल रेगुलेशन है, क्या गवर्नमेंट ने किया है इनके लिए, तो वो हम आज इस पर डिस्कस करेंगे। अब गवर्नमेंट कौन सी सर, चाहे भाई सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों का मेन मोटिव होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ठीक है, और खासकर वो भी गाँवों के अंदर। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को फाइनेंस प्रोवाइड, सपोर्ट करती है, फाइनेंशियली भी करती है, मॉनिटरी भी करती है, इनको ट्रेनिंग भी देती है कि कैसे बिजनेस करना है, रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करवाती है। अगर कहीं विदेश से टेक्नोलॉजी लानी होती है, गवर्नमेंट अपने बिहाफ पर लाकर इनको देती भी है। तो मेन पर्पज क्या होता है सर, इसका लोकल मैन पावर का यूटिलाइज करना, लोकली, कि वहाँ पर रहने वाले लोगों को रोजगार मिल सके, ठीक है। और कौन क्या क्या काम करती है, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम लॉन्च की है। सबसे पहले नाबार्ड, नाबार्ड जो होता है खासकर ये लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, और वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी देता है, ठीक है। और नाबार्ड कब बनाया गया था, 1982 में बनाया गया था। फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है इसको, नाबार्ड को हम अगर हम बात करेंगे तो, ठीक है। ये पहले ये स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल दोनों तरह की, यानी कि आप बोल सकते हो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए लोन देता था नाबार्ड, लेकिन बाद में नाबार्ड ने अपना शॉर्ट टर्म का जो सारा फंक्शन है वो सिडबी को दे दिया था। इसी पॉइंट में आगे हम आगे सिडबी भी पढ़ेंगे, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से सिडबी शॉर्ट फॉर्म बनती है। तो वो सारा फंक्शन अब वो करने लगे। तो ये क्या करें, नाबार्ड लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, गाँव के लिए, रूरल आर्टिशन का, रूरल इंडस्ट्री के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, कॉटेज इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए मेनली बात करते हैं। ट्रेनिंग करता है, कंसल्टेंसी देता है, सारे काम यही करता है, प्रोग्राम लॉन्च करता है टाइम टू टाइम। सेकंड वन आता है जी, इसके बाद हम बात करेंगे नाबार्ड के बाद अगर हम बात करते हैं तो ये है RSBDC। आर से बनेगा रूरल, रूरल एक ही पॉइंट में बनता है, याद रख लेना, और एस बी से स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर के नाम से बनाया गया है। ये नाबार्ड का ही स्पॉन्सर है, ये जो इसको स्पॉन्सर कौन करता है, नाबार्ड, यानी कि नाबार्ड की ही एक सब्सिडरी मान सकते हो, स्पॉन्सर्ड बाय द नाबार्ड। नाबार्ड ने इसके लिए पैसे दिए हैं इसको, रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर के नाम पर। तो जो माइक्रो स्मॉल मीडियम बिजनेस करते हैं वो रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर के अंडर कर यहाँ से पैसे ले सकते हैं। अब जो ये RSBDC का मेन पर्पज क्या है, प्राइमरी पर्पज क्या है सर, टू वर्क फॉर सोशली एंड फाइनेंशियली डिसएडवांटेज पीपल एंड ग्रुप। ये एक लाइन याद कर लेना, इसमें यही इनफ है, बस इससे ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कि RSBDC का मतलब मैंने क्या होता है, टू वर्क फॉर सोशली एंड फाइनेंशियली, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं या फाइनेंशियल रूप से पिछड़े हुए हैं ऐसे लोगों या ग्रुप ऑफ पीपल के लिए काम करना है। इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाते हैं। बस इतना याद करके लिखाना काफ़ी इनफ है। फिर आते हैं जी नेशनल नाम से अगर हम बात करते हैं, क्या करेंगे, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के बारे में बात करते हैं। ये 1995 को बनाई गई थी। इसका मेन फोकस क्या था सर, जो स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं ना उनको प्रमोट करना, उनका ब्रांड एम्बेसडर बनकर काम करना, उनके लिए एडवर्टाइजमेंट करना, ठीक है, उनकी पॉपुलैरिटी करना। वोकल फॉर लोकल का नारा इन्होंने दिया, आप ऐसे बोल सकते हो। तो सप्लाइंग इंपोर्टेड गुड, अगर मान ले कोई इंपोर्ट करना पड़ जाए कोई मशीनरी वगैरह, तो ये हायर परचेज सिस्टम यानी कि किराए पे लेके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को देती है, ठीक है। और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती है, मान लिया कि हरियाणा वाले को कर्नाटका से माल चाहिए तो ये प्रोवाइड करवा देगा जी। इसके अलावा डेवलप स्मॉल बिजनेस, ठीक है। इसके अलावा अवेयरनेस, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के रिगार्डिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अवेयर करते हैं। फिर आता है जी सिडबी। मैंने बोला था कि नाबार्ड ने अपना जो शॉर्ट टर्म लोन का काम है सारा इसको सौंप दिया गया है। सिडबी की फुल फॉर्म बनती है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या बनती है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये एक टॉप गवर्नमेंट बैंक है और जो क्या काम करता है, यहाँ से आपको याद करना है इसका, टू प्रोवाइड डायरेक्ट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी कि रुपए के रूप में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उसके चाहे वो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली प्रोवाइड करता है बहुत सारी स्कीमें लॉन्च कर किस लिए, क्यों, टू मीट द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस के लिए जो पैसे क्रेडिट की नीड है उसको पूरा करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है जी फिर अपना नेशनल कमीशन। क्या आता है, नेशनल कमीशन किसके लिए, फॉर इंटरप्राइज द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जो नेशनल कमीशन, उसके बारे में बात करते हैं। ये कब बनाया गया था, 2004 के अंदर बनाया गया था। इसका मेन मोटिव क्या है, देखिए, मेजर करता है किसको, टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उन्होंने जो प्रोडक्शन किया है
खासकर इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर हम बात करते हैं, गाँव के अंदर अगर हम बात करते हैं, उसके प्रोडक्टिविटी को मेजर करना कि भाई वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, ये एक लिंक क्रिएट करता है स्मॉल कंपनी के और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के बीच में आप ऐसे मान सकते हो कि सप्लायर और स्मॉल स्केल इनके बीच में, और इन सब के बीच में क्या करता है कि लिंक का काम करता है। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की भागीदारी को सुनिश्चित करता है, ठीक है। और माइक्रो फाइनेंस इनफॉर्मल सेक्टर के लिए प्रोवाइड करता है, सोशल सिक्योरिटी इनफॉर्मल सेक्टर के लिए प्रोवाइड करवाता है। और जो कंपटीशन है ग्लोबल लेवल पर, इसीलिए आपने देखा हो तो एग्जीबिशन वगैरह लगाए जाते हैं ना, दिल्ली के अंदर भी आपने देखा हो, ठीक है, या गवर्नमेंट ने पोर्टल बना रखे हैं, तो भी आप कोई भी काम अपना प्रोडक्ट वहाँ पर डाल सकते हो और अपना प्रोडक्ट पूरे इंडिया के अंदर बेच सकते हो। गवर्नमेंट हेल्प भी करती है। फिर है जी रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के, ये वुमेन के रिगार्डिंग बनाया गया है कि जो वुमेन है उनको सपोर्ट करता है कि वो बिजनेस इनिशिएट ले, बिजनेस में आगे बढ़कर काम करे, ओनरशिप के लिए उनके ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, उनको सर्विस प्रोवाइड की जाती है, उनके फाइनेंशियल हेल्प की जाती है। यानी कि अगर औरत के नाम पर कोई बिजनेस किया जाता है, वुमेन के नाम पर कोई बिजनेस किया जाता है, तो सरकार उसके लिए भी प्रमोट करती है। आपने देखा हो अगर वुमेन के नाम पर अगर आप प्लॉटों की रजिस्ट्री वगैरह करवाते हो, कोई फर्म के लिए काम करते हो, तो उसमें छूट मिलती है टैक्स में। फिर आता है जी वर्ल्ड एसोसिएशन किसके लिए? फॉर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए। ये इंटरनेशनल बॉडी है और इसके लिए इंटरनेशनल कमेटी बनाई गई है, जिसका मेन फोकस क्या होता है, यहाँ से आपको रीड आउट करना है। मेन फोकस ऑन द रूरल डेवलपमेंट एंड अप्लाइंग एक्शन प्लान, इनके रूरल डेवलपमेंट पर मेन फोकस होना चाहिए। एक्सेल प्लान मॉडल बनाना चाहिए जो सस्टेनेबल ग्रोथ करता है, यानी गाँव के अंदर जो इंडस्ट्री है ना उनको प्रमोट करना, बस ये काम इसका आता है। और लास्ट वन अपना आता है जी स्कीम ऑफ फंड किसके लिए? रीजनरेशन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, 2005 में ये बनाया गया था। इसके रिगार्डिंग क्या है भाई, ऐसा ट्रेडिशनल इंडस्ट्री यानी कि जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस जैसे खादी उद्योग है उसको सपोर्ट करना, टू फैसिलिटेट हायर प्रोडक्टिविटी एंड टू इन्हांस द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, ठीक है। ये कुछ प्रोग्राम सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, तो आप बोल सकते हैं सरकार ने बहुत सारा एफर्ट कर रखा है। तो ये था जी आपका टॉपिक, और इसी के साथ अपना HPSC PGT सब्जेक्टिव पेपर का जो टेस्ट सीरीज थी वो बैच कंप्लीट हुआ। होप शो आपको सब अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो अच्छे से कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।